हेलो लिसनर्स, कैसे आप सभी। मैं मिस अनमो और आपका स्वागत है एक न्यू स्टोरी सुनने के लिए जिसका नाम है प्रिटेंड टू लव यू। कहानी शुरू करने से पहले मैं बताना चाहती हूँ, मैंने इस चैनल में बहुत दिनों से वीडियो नहीं डाल रही थी बिकॉज व्यूज़ ही नहीं आ रहे थे। मुझे पता है लास्ट स्टोरी आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है, इसी वजह से मैं उसको कंप्लीट भी नहीं करने वाली हूँ। आप ये वाली स्टोरी, ये 2 शॉर्ट है, मतलब 2 पार्ट आएंगे इसके, मतलब ये वाला वीडियो और एक आए। पता है ये स्टोरी मैं कब से बनाना चाहती थी, मतलब बहुत दिन हो गए। एक्चुअली मैं भूल ही गई थी कि हाँ ये वाला स्टोरी मेरे दिमाग में है, मैंने अभी तक बनाया ही नहीं, ना ही मैंने लिखा है। इसी वजह से मैं इसे डायरेक्ट बना रही हूँ, ना कि मैं कहीं पर लिख रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक लड़के को जो कि काफ़ी भाग के आ रहा था एक घर के अंदर। वो पसीने से लथपथ हुआ पड़ा था। वो हाँफते हुए खड़ा हो जाता है और वो हाँफ रहा था। सामने ही एक लेडी थी और वो अपनी सर्वेंट को कुछ इंस्ट्रक्शन दे रही थी। वो लड़का वो बुलाता है आंटी। ये सुन के वो लेडी वो पीछे मुड़ती है और स्माइल करती है। काफ़ी एलिगेंट स्माइल था, जैसे कि वो कोई कहे कि नोबल लेडी हो। देन वो उसके करीब आती है और पूछती है इतना ज़्यादा हाँफ क्यों रहे हो और पसीने से लथपथ हो रखे हो। ये सुन के वो लड़का बोलता है आंटी आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था। ये सुन के वो लेडी वो बोलती है कुछ भी तो नहीं, और एक सर्वेंट से बोलती है कि एक गिलास पानी लेके आने के लिए। देन एक मेड वो चली जाती है पानी लेने के लिए। वो लेडी उस लड़के के हाथ को पकड़ती है और उसे बैठाती है। जो लेडी थी वो मिडिल एज में थी, मतलब अपने 50s में थी, और जो लड़का था वो 23 साल का था। वो लड़का चुपचाप जो भी वो लेडी बोले जा रही थी वो सुन रहा था एंड वो जाके बैठ जाता है। देन वो जो मेड थी वो पानी लेके आती है एंड वो लड़का एक ही घुट में सारा पानी पी जाता है और बोलता है आपने ऐसा क्यों किया मेरे साथ। ये सुन के वो लेडी वो स्माइल करते हुए बोलती है मैंने क्या किया है बच्चा। ये सुन के वो लड़का वो बोलता है कि आपने तो मेरी कितनी सारी मदद की है। मुझे पता है मैं कॉलेज का फीस अफोर्ड नहीं कर सकता था, स्कूल का फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता था आपके बिना। आपने मुझे पढ़ाया लिखाया, दिन जॉब किया, और एक ही झटके में जब मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो आपने सब कुछ छीन लिया मुझसे। ये सुन के वो लेडी स्माइल करती है और बोलती है मैंने दिया था तो मैं छीन भी तो सकती हूँ ना। ये सुन के वो लड़का रोते हुए नीचे अपने घुटनों में बैठ जाता है एंड उस लेडी के हाथों को पकड़ता है, मतलब उस लेडी भी वो बैठे हुए थी और उसके हाथों को पकड़ते हुए बोलता है कि आंट आपने तो मुझे बचपन से ही सपोर्ट किया था ना, तो आप ऐसा क्यों कर रही है, आप तो मेरी माँ जैसी है ना। ये सुन के उस लेडी के फेस में जो स्माइल था वो गायब हो जाती है एंड वो अपने हाथ को छुड़ा लेती है और काफ़ी कूल टोन में बोलती है मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। देन वो उठ जाती है और थोड़ी आगे जाने के बाद फिर से स्माइल करती है और उसकी तरफ फिर से घूमती है और बोलती है तुम्हारी माँ हॉस्पिटल में है तुम्हारी वाइफ के साथ। ये सुन के वो लड़का वो खड़ा हो जाता है और बोलता है मुझे पता है कि आप मुझे जन्म देने वाली माँ नहीं है, बट आपने एक माँ की तरह मुझे हमेशा संभाला है, पर आज आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। ये सुन के वो बोलती हैं अच्छा ठीक है तुम चाहते हो ना सब कुछ वापस। ये सुन के वो लड़का वो बोलता है हाँ क्या अब मुझे सब कुछ वापस करने वाली हूँ। मैं प्रूव कर दूंगा खुद को कि मैं खुद को लायक बनाऊंगा। अगर आपको मैं उस लायक नहीं लगता हूँ मैं आपके सारे पैसे भी चुका दूंगा। प्लीज़ मुझे जॉब से मत निकालिए। मेरी वाइफ वो प्रेग्नेंट है और वो लेबर रूम में है, मुझे पैसों की काफ़ी ज़रूरत है। उसका ऑपरेशन होने वाला है, वो गिर गई है, उसको काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हुई है और डॉक्टर बिना फीस के उसका इलाज नहीं करना चाहते हैं। ये सुन के वो बोलती है अच्छा जब तुम्हारी वाइफ प्रेग्नेंट है तो तुम्हें कुछ सेविंग्स तो करके रखना चाहिए था ना। ये सुन के वो लड़का वो याद करता है कि उसके पास पैसे थे, बट जब वो सारा कुछ कैश में लेके जा रहा था तब उसके सारे पैसे चोरी हो गए। और ये चीज़ वो उस लेडी को भी बताता है। तब वो लेडी बोलती है पर तुम्हें कैश में रखने के लिए किसने बोला, मैंने बोला था क्या। ये सुन के वो लड़का वो बोलता है प्लीज़ आप ऐसे मत करिए, मैं बोल रहा हूँ ना मैं साबित कर दूंगा, खुद को प्रूफ कर दूंगा, आप जो बोलोगी मैं वो करने के लिए रेडी हूँ। ये सुन के वो लेडी वो एक मिस्टीरियस सा स्माइल करती है और बोलती है अच्छा जो बोलूँगी वो कर लोगे तुम। ये सुन के वो लड़का वो बोलता है हाँ मैं करने के लिए रेडी हूँ। ये सुन के उस लेडी के फेस में
स्माइल और भी ज़्यादा इंटेंस हो जाता है। देन वो हाथों से इशारा करती है। देन एक मेड एक चाबी लेके आती है, वो एक कार कीज थी। देन वो उसके हाथों में वो रख देती है। देन वो लेडी उसको हाथों में लेके थोड़ी देर घुमाने लगती है। देन वो उस कार की चाबी वो उस लड़के को दे देती है। देन वो लड़का बोलता है ये सुन के वो बोलती है, हाँ ये तुम्हारी ऑफिस कार है। देन वो लड़का बोलता है, हाँ मुझे पता है, ये मेरी ही चाबी है, ये कीज मेरी वाइफ ने मुझे गिफ्ट करे थे। मतलब कीज चेन जो होता है वो 1 मिनट की चेन जो होता है वो उसके वाइफ ने उसे गिफ्ट करे थे। देन वो लड़का जो अभी अपने घुटने पर बैठा हुआ था वो खड़ा हो जाता है और बोलता है, पर आप मुझे कुछ करवाना चाहती हूँ, मुझे पता है। ये सुन के वो लेडी वो बोलती है, हाँ उसी के लिए तुम्हें इस कार की ज़रूरत पड़ेगी, ये तुम्हारे नाम पर है। ये सुन के वो लड़का वो बोलता है, मुझे पता है, आपने खुद ही ने मुझे गिफ्ट करा था और छीन भी लिया था। उसकी आंखों में एक अलग सी जो है भाव नज़र आ रहा था, एक्सप्रेशन नज़र आ रहे थे। वो देख के वो लेडी उसके करीब जाती है, उसके गाल को पकड़ के उसे सहलाते हुए बोलती है कि मेरा बच्चा, एक काम करना होगा तुम्हें, जिसके लिए ये कार की तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी। देन सिनकट होता है, हम देखते हैं उस लड़के को उसी कार में बैठे हुए ड्राइव कर रहा था। हम देखते हैं कुछ देर पहला का सीन, जहाँ पर वो लड़का तभी भी उस मिडिल एज लेडी के घर में ही था। वो लेडी तब बोलती है, तुम्हें मारना पड़ेगा, बस जस्ट एक्सीडेंट करना पड़ेगा, उसके लिए तुम्हें इस कार की ज़रूरत पड़ेगी। ये सुन के वो लड़का वो थोड़ा सा डर जाता है और बोलता है, आप क्या कहना चाहती है। ये सुन के वो लेडी वो बोलती है, बस एक लड़के के साथ तुम्हें अपनी कार भिड़ानी है और एक्सीडेंट का रूप देना है। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि ये एक्सीडेंट नहीं, सोची समझी साजिश है। ये सुन के वो लड़का वो बोलता है, पर आप मुझे किसी के साथ। ये सुन के वो लेडी वो बोलती है, पर मैंने तो उसका मर्डर करने के लिए नहीं बोला, तुम्हें बस एक्सीडेंट करना है, मतलब प्रिटेंड करना है एक्सीडेंट करने का। देन हम प्रेजेंट में आते हैं, जब वो लड़का वो कार ड्राइव कर रहा था और वो स्पीड लिमिट से काफ़ी ज़्यादा जो है स्पीड बढ़ा देता है। और हम देखते हैं उसी रोड में एक लड़का वो अकेला कार में था एंड वो फ़ोन पे किसी के साथ काफ़ी मुस्कुराते हुए बातें कर रहा था मिलके, बट कौन था वो हमें नहीं पता। और ऐसे ही उसका ध्यान नहीं था क्योंकि रोड खाली था, इसी वजह से वो इतना ध्यान नहीं लगाता है। एंड वो लड़का पीछे से जाके उस कार को टक्कर मार देता है, जिस वजह से दोनों को ही काफ़ी ज़्यादा चोट आई थी। अभी जो तीनों कैरेक्टर हमने देखे हैं उनका इंट्रोडक्शन कर देते हैं। जो लड़का पहले हमने देखा था वो कोई और नहीं क्रिस था, जिसका उसने एक्सीडेंट किया वो हमारा आयुष था। और जिसका जो है मतलब प्लान था सब कुछ, वो लेडी और कोई नहीं, वो सिड की मदर थी, जिनका नाम है सुपर्णा। हम देखते हैं आयुष जिसके साथ कॉल पे बात कर रहा था वो कोई और नहीं, वो सिड था। सिड वो बार बार उससे पूछ रहा था कि क्या हुआ है, क्या तुम ठीक हो, बट कोई जवाब नहीं आ रहा था। पर उसने एक्सीडेंट का जो है आवाज़, जो गाड़ियों की टकराने की आवाज़ वो बखूबी सुने थे, इसी वजह से वो कॉल कट करता है। देन अपनी माँ को कॉल लगाता है। हम देखते हैं फिर से वही लेडी सुपर्णा को, वो कॉल पिक करती है। देन बोलती है, हाँ बेटा क्या बोलना चाहते हो। ये सुन के सिड वो काफ़ी पैनिक करते हुए बोलता है, माँ मैं आयुष से बात कर रहा था, बट अचानक से मैंने एक ज़ोरदार आवाज़ सुनी, उसके बाद से उसकी आवाज़ नहीं आ रही। ये सुन के वो परेशान होते हुए बोलती है, अच्छा कहाँ पर है वो, आयुष बेटा ठीक तो है ना, क्या उसने कुछ जवाब दिया। सिर्फ वो पैनिक करते हुए बोलता है कि मुझे नहीं पता, बट वो कॉलेज से वापस घर आ रहा था उसी रास्ते, उसके बाद मैंने उसकी आवाज़ नहीं सुनी, मैंने बस उसका कॉल कट किया और आपको कॉल किया। ये सुन के सुपर्णा वो पैनिक करते हुए बोलती है, ठीक है मैं पता लगाती हूँ। देन वो कॉल कट कर देती है और थोड़ा सा स्माइल करती है और बोलती है, कृष्ण ने काम कर दिया है, बस अब मुझे देखना है जो मैंने एक तीर चलाई उसमें उसने 2 निशाने लगाए कि नहीं। देन वो किसी को कॉल करती है और बोलती है, उस एड्रेस को देती है जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था और उस आदमी को बोला जाता है कि वहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है एंड पता लगा उसके बारे में। देन हम देखते हैं कुछ लोग मिलके उन दोनों को हॉस्पिटल लेके जा रहे थे। उन दोनों को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। हम देखते हैं सुपर्णा को, जिसके पास कॉल आता है कि वो दोनों इस हॉस्पिटल में एडमिटेड है। देन वो कार निकालती है, मतलब ड्राइवर के साथ, एंड उस हॉस्पिटल के लिए चली जाती है।
उन दोनों को स्ट्रेचर में ले जाया जा रहा था। हम देखते हैं क्रिश को जिसके अंदर अभी भी प्राण बाकी थे एंड उसके आंखों से आंसू निकल जाते हैं। एंड हम देखते हैं पास्ट का सीन। वो उसकी मदर सिंगल मदर थी, उन्होंने काफ़ी मुश्किल से उसे बड़ा किया था। और जो सुवर्णा थी उसने बचपन से ही काफ़ी मदद करे थे उनकी, और उसी ने सारे खर्चे उठाए थे उसके पढ़ाई के, स्कूल कॉलेज जो कुछ भी उसने आज तक अचीव किया है वो सुवर्णा की मदद से ही किया है। और उसको प्यार हो गया था आयशी नाम की एक अनाथ लड़की से जो वहीं के एक अनाथ आश्रम में रहती थी। और वो दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते थे, मतलब बहुत छोटे थे तब से नहीं, लगभग 14-15 साल की उम्र से वो दोनों एक दूसरे को जानते थे। दोनों एक ही साथ जो है ग्रुप स्टडी भी क्या करते थे, दोनों की एज सेम ही थी एंड सेम ही क्लास में थे, बट डिफरेंट स्कूल में पढ़ते थे, क्लासमेट थे, स्कूल अलग अलग थे। धीरे धीरे ऐसे ही उनका मिलना जुलना बढ़ने लगा। वो दोनों साथ में स्टडी भी करते थे क्योंकि भले स्कूल डिफरेंट है बट सिलेबस सेम ही होता है। उसके बाद ऐसे ही मिलते मिलते उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। क्रिश ने आयशी को प्रपोज किया। दिन जब उसका जॉब लगा उसके कुछ ही महीने बाद उन दोनों ने शादी कर ली थी और अभी वो प्रेग्नेंट थी। उसके बाद जब वो 8 मंथ उसका चल रहा था तभी वो ना अचानक से गिर जाती है सीढ़ियों से, और जिस वजह से उसे काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी। आयशी कोई जॉब नहीं करती थी और उसकी माँ जो थी वो भी एक जॉब करती थी, मतलब क्रिश की मदर वो जो जॉब करती थी उसमें अर्निंग इतना ज़्यादा भी नहीं था कि वो एक्सपेंसेस उठा ले। उन दोनों का मिला के किसी तरीके से उनका घर चल जाता था और इंटरेस्ट जो थे वो पे हो जाते थे, बट कुछ सेविंग्स उसने कर रखे थे क्रिश ने अपने आने वाले बच्चे के लिए। क्रिश के अंदर वही सारी जो है यादें वो घूम रही थी, बट डॉक्टर जब उन्हें लेके जाते हैं कुछ देर बाद, मतलब उनका ट्रीटमेंट हो रहा था, पर उसी वक्त उनको पता चलता है, मतलब बीच में ही क्रिश का डेथ हो जाता है। बट आयुष वो तभी भी जिंदा था पर वो बेहोश था। हम देखते हैं सुवर्णा मतलब सिड की मदर वो वहाँ पर आती हैं और आने के बाद उन्हें पता चलता है कि क्रिश उसकी डेथ हो चुकी है, बट जिसको वो मानना चाहती थी एक्चुअली में वो तो अभी तक जिंदा है। ये सुनने के बाद पहले हमें उनका एक ऐसा रूप दिखाया गया था जैसे कि वो उनसे नफरत करती है, मतलब क्रिश से काफ़ी ज़्यादा नफरत करती है, बट सर्टेन दुख उनके दिल में भी हो रहा था। उनके हार्ट में थोड़ा पेन हो रहा था। वो अपने हार्ट जहाँ पर होता है लेफ्ट साइड में उधर हाथ रखती हैं एंड थोड़ी देर खुद को ही कंसोल करती हैं एंड ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करके खुद को जो है काम डाउन करती हैं। देन क्रिश के डेड बॉडी के पास जाती हैं, उसके फेस को सहलाती है, उनकी आंखों से एक बूंद आंसू उसके डेड बॉडी के ऊपर गिरती है और वो बोलते हैं, बच्चा मैं ऐसा नहीं चाहती थी, मैं नहीं चाहती थी कि तुम मर जाओ। मुझे पता है मैं तुमसे प्यार नहीं करती थी, कभी भी नहीं करती थी, पर ये दुख मुझे क्यों हो रहा है आई डोंट नो। पर जैसा कि मैंने तुमसे वादा किया था तुम्हारी वाइफ को कुछ नहीं होगा, वो वादा मैं पूरा करूँगी। और वो किसी को कॉल करती है और बोलती है कि उसके सारे बिल्स क्लियर कर दिया जाए और जो आयशी का ट्रीटमेंट वो हो जाए। देन वो वापस से क्रिश के बॉडी के पास जाती हैं और बोलती हैं, देखो मुझे पता है तुम बहुत ज़्यादा मासूम हो। और उसके फेस को वो तभी भी सहला रही थी, उसके फेस पे हाथ रखा था और वो बोलती है फिर से, पर क्या किया जाए, जब बदला लेने का भूत सर पे चढ़ जाता है ना तब हम कुछ नहीं देखते हैं। और उसका शिकार तुम बन गए। मैं नहीं चाहती थी, मैं बस चाहती थी कि तुम उसके ये जो कुछ भी कांड तुमने किया उसकी वजह से जेल चले जाओ, पर मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती थी, और जिसको मैं मारना चाहती थी वो तो अभी भी जिंदा है। देन वो उस जगह को लीव कर देती है, वो मॉर्ग था। हम देखते हैं मॉर्ग में जहाँ पर क्रिश की बॉडी अभी भी बेजान वहाँ पर लेटी हुई थी और बगल में क्रिश का जो सोल था वो खड़ा हुआ था। वो सब कुछ सुन रहा था, बट जब सुवर्णा ने ये बोला कि वो सारे बिल्स क्लियर कर देंगी और लोन का पैसा जो उसने उसे दिया था वो भी वापस नहीं लेंगी और आयशी बच जाएगी, ये सुनने के बाद उसके आत्मा को जैसे शांति मिल चुकी थी और वो ऐसे ही हवा में गायब हो जाता है। फिर से वो सारे सुनहरे पार्टिकल्स एक जगह जैसे आ जाते हैं और क्रिश का फिर से वो उसका आत्मा दिखाई दे रहा था। वो आ गया था आयशी के पास जो कि लेबर रूम में था। उसे काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हुई थी, बट वो अभी भी जगी हुई थी और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रही थी। डॉक्टर्स
बहुत ही मशक्क़त कर रहे थे ताकि सी सेक्शन ना करना पड़े, और ऐसे ही बहुत ज़्यादा स्ट्रगल के बाद, बहुत ज़्यादा पेन सहने के बाद वो नॉर्मली डिलीवरी कर देती है। बट उसके बाद तुरंत ही वो बेहोश हो जाती है। उसके बाद जो कुछ भी करना था डॉक्टर्स को, मतलब उसके यूट्रस के अंदर जो है वो क्लीन करते हैं। उसके बाद जो अंदरूनी चोट उसे लगे थे उसको भी ट्रीट करते हैं। थोड़ी देर बाद उसे एक नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है। हम देखते हैं क्रिस के सोल को, तभी भी वो वहीं पर था और वो अपने बेबी को देख के काफ़ी खुश था, क्योंकि सारे बिल्स क्लियर हो चुके थे। उसका मोटिव जो है वो कंप्लीट हो चुका था। इसी वजह से उसे पता नहीं क्यों उसका डेथ भी वर्थ इट लग रहा था। एंड वो अपने बेबी को ऐसे ही देखते देखते जैसे इस जगह से मुक्त होके परलोक चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं सुबर्णा को, वो आयुष की वार्ड में जाती है। वो उसका एक पर्सनल वाला वार्ड था जहाँ पर आयुष अकेला ही था। वहाँ पर बहुत सारे लोगों के बीच में उसे नहीं रखा गया था जैसे आयुषी को रखा गया था। वो उसके पास जाती है एंड सारी मशीन्स वगैरह को देखती है जो कुछ भी लगे हुए थे, एंड वो उसकी तरफ जो है देखती हुई उसके करीब जाती है, उसके बेड पे साइड पे बैठ जाती है, उसके गाल पे सहलाती है। और जैसे एक माँ अपने बच्चे को प्यार करती है ना, वैसे ही सेम कर रही थी। उसके गाल को सहलाते हुए उसे प्यार कर रही थी, जैसे वो उसकी असली माँ है और वो उसको छोड़ के जो मतलब उसके साथ जो कुछ भी हुआ है उससे बिल्कुल भी खुश नहीं है। वो अपने मन में बोलती है कि पता है मैं नहीं चाहती थी उस बच्चे को मारना, पर वो मर गया। पर मैं चाहती थी कि तुम मर जाओ, पर तुम जिंदा रह गए। मैं उस बच्चे को कभी मारना नहीं चाहती थी, कभी भी नहीं। भले कितना ही गुस्सा मुझे उस पर हो, कितना भी मैं नफरत करती हूँ उससे और उसके माँ से, उसके बाप से, सबसे, फिर भी मैं कभी भी नहीं चाहती थी, क्योंकि वो बच्चा वो तो इनोसेंट था ना। तुमने मेरी लाइफ गड़बड़ कर दी थी, और अब तुम यहाँ पर लेटे हुए हो आराम से, मेरे ही पैसों पे तुम्हारा इलाज हो रहा है और मैं कुछ कर भी नहीं पा रही। इतना वो बोलती है और उसके ऑक्सीजन मास्क को निकाल देती है। उन्हें काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रखा था और आयुष वो ज़ोर ज़ोर से सांसें लेने लगता है एंड थोड़ी देर बाद उसकी भी डेथ हो जाती है। देन वो ऑक्सीजन मास्क को वापस से लगा देती है। हम देखते हैं सिड को, वो भागते हुए आ रहा था एंड उसके जो है हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही थी। वो उस वार्ड के अंदर आता है हाँफते हुए, वहाँ पर खड़ा होता है। देन उसकी माँ से पूछता है क्या आयुष ठीक है। तब तक जो है सब कुछ हो गया था एंड ये डिक्लेयर हो गया था कि वो डेड है, और सारे जो मशीनरीज थे, मशीन्स वगैरह, ऑक्सीजन पाइप वगैरह सब कुछ रिमूव कर दिया गया था। वो आने के बाद जो है अपना सर झुका लेती है, मतलब सिड जब उसे पूछता है कि क्या आयुष ठीक है, तो वो अपना सर झुका लेती है। और देन सिड वो जो है छोटे छोटे कदमों से काफ़ी जो है शॉकिंग चेहरा लेके उसके करीब जा रहा था, जैसे उसका दिल जो है धड़कना भूल गया हो एंड वो जो है हार्ट में अपनी पेन महसूस कर रहा था। एंड वो क्लोज जाता है एंड उसके फेस को पकड़ के जो है वो उसे बुलाने लगता है। उसकी आंखों से नॉन स्टॉप आंसू बहे जा रहे थे और वो उसके जो है बॉडी को ऐसे हिलाते हुए बोलता है उठो आयुष उठो। बट आयुष कोई रिस्पॉन्ड नहीं दे रहा था। उसकी सोल वहीं पर ही जो है खड़ी हुई थी, पर उसे अभी तक नहीं पता था कि उसकी डेथ कैसे हुई, क्यों हो गई। उसको नहीं पता है कि सिड की मदर ने ही उसके साथ ये सब कुछ किया था। सिड वो काफ़ी टूट जाता है एंड उसे गले लगा लेता है एंड काफ़ी रोने लगता है। उसकी माँ वो उसे कंसोल करती है एंड गले लगा लेती है और वो खुद भी रोने लगती है और मन में बोलती है मैं ये सब कुछ नहीं चाहती थी, मेरी बेटी को इतना तड़पना पड़े, मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहती थी। देन वो जो है सिड को बताती है कि रोड में ऐसा एक्सीडेंट हुआ था एंड दूसरे कार में जो था वो उन्हीं का ऑफिस का एम्प्लॉय था और उसकी भी डेथ हो गई है। ये सुन के वो जो है वो थोड़ी देर के लिए क्रिस के बारे में सोचने लगता है और उसके बाद वो उसके बारे में सोचना छोड़ के आयुष के बारे में फिर से सोचने लगता है और वो अपने मॉम को काफ़ी टाइटली हग करके रोने लगता है। उसकी मदर उसे कंसोल कर रही थी। अचानक से सिड काफ़ी ज़्यादा पैनिक होने की वजह से ये सब कुछ जो कुछ भी हुआ है उसके साथ, मतलब जो कुछ भी सिचुएशन है वो उसको हैंडल नहीं कर पाता है एंड बेहोश हो जाता है। ये देख के उसकी माँ वो काफ़ी ज़्यादा घबरा गई थी और इस बार उनके जो है फेस और काम नहीं लग रहा था। वो काफ़ी उत्तेजित थी, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी एंड वो डॉक्टर को बुलाने लगती है। डॉक्टर आने के बाद उसे एक वार्ड में शिफ्ट किया जाता है एंड उसका जो है इलाज करना स्टार्ट हो जाता है। डॉक्टर्स जो है काफ़ी मशक्क़त करते हैं
काफ़ी स्ट्रगल के बाद उसको होश में लाया गया था, बट वो जैसे मेंटली अनस्टेबल जैसा बिहेव कर रहा था एंड वो बार बार अपनी माँ से यही बोल रहा था कि उसे आयुष चाहिए, आयुष को वापस ला के दे। पर उसके बाद वो जो है ये चीज़ वो हजम नहीं कर पा रही थी कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। आयुष की सोल वो सब कुछ खड़े खड़े देख रही थी और वो बार बार उसे कंसोल करने की, उसके करीब जाने की, उसे पुकारने की कोशिश कर रही थी, पर वो नहीं कर पा रहा था। वो ना ही उसे टच कर पा रहा था, ना ही कुछ भी सुनाई दे रहा था सिड को आयुष के बारे में। देन थोड़ी देर बाद आयुषी और उसकी सासू माँ उनकी तक खबर पहुँच जाती है कि क्रिस के साथ जो कुछ भी हुआ है एंड उसकी बॉडी अभी किस हॉस्पिटल में है। वहाँ पर जो है आयुषी, उसको होश आ गया था। वो अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड करवा रही थी एंड काफ़ी खुश थी और वेट कर रही थी क्रिश की। बट उसके पास एक न्यूज़ आता है। एक सुबर्णा का ही एक आदमी था जो उनके पास जाता है, काफ़ी जो है दुखी चेहरा लेके। वो भी काफ़ी सैड लग रहा था क्योंकि उसे भी नहीं पता था कि क्रिस के साथ ये सब कुछ किसने किया, क्यों किया। और वो जाने के बाद उनको ये न्यूज़ देता है कि क्रिस का एक्सीडेंट हो गया है और उसकी बॉडी उस हॉस्पिटल में है। ये सुनने के बाद आयुषी, उसकी भी हालत सिड की जैसी हो जाती है एंड वो ये सदमा नहीं सह पा रही थी। उसको अपने हार्ट में दर्द हो रहा था। वो उसका अभी अभी सर्जरी भी हुआ था, इसी वजह से जो है वो ढंग से चल भी नहीं पा रही थी। बट वो अपने बेबी को गोद में लेके ऐसे ही अपने कपड़े को ठीक करती है एंड नीचे भाग के चली जाती है, किसी को कुछ भी बिना बताए। उसकी माँ जो थी, मतलब क्रिस की माँ, उसका नाम पूजा है, तो पूजा जी भी उनके पीछे ही जा रही थी। हॉस्पिटल का एक स्टाफ उन्हें रोक लेता है और जाने के लिए मना करता है क्योंकि आयुषी, उसकी तबीयत बहुत ही ख़राब थी, वो चल भी नहीं पा रही थी। अगर वो ऐसे ही करती है तो उन्हें इंटरनल ब्लीडिंग फिर से स्टार्ट हो जा सकती थी एंड उनसे काफ़ी ज़्यादा भी ब्लीडिंग हो सकता है। इसी वजह से पूजा वो उसे किसी तरह से रोक लेती है एंड उसे जो है ऐसे बेहोशी वाली दबा दे के फिर से सुला दिया जाता है। भले ही वो अभी उसकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं था, बट फिर भी वरना उसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता था। उसके बाद उसे फिर से उसी जगह शिफ्ट कर दिया जाता है। पूजा वो जाती है अपने बेटी के बॉडी को रिसीव करने के लिए, उसका पहचान करने के लिए। दिन वो जाने के बाद जब अपनी बेटी को देखती है, वो उसे गले लगा के रोने लग जाती है। वो पूरा टूट चुकी थी, अब उन्हें नहीं पता था कि वो क्या करेंगी क्या नहीं। और वो अपने बेटे को वो बार बार बोलने लगती है कि उसकी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ अभी बाकी है। वो आज ही बाबा मतलब पापा बना है और आज ऐसे कैसे वो दुनिया छोड़ सकता है, उसकी सारी जिम्मेदारी कौन निभाएगा। ऐसे ही उसे काफ़ी ज़्यादा जो है रुलाने लगती है उसके जिम्मेदारी का दुहाई दे कर भी। बट वो उठने वाला था नहीं ना, क्योंकि वो ऑलरेडी डेड था। उसके बाद जो है उसके बॉडी को वो लोग, मतलब पूजा ही खुद ही वो उसके बॉडी को अपने घर शिफ्ट करवाने के बारे में सोचती है। देन सारे जो है डेथ सर्टिफिकेट वगैरह जो कुछ भी बनवाना होता है, देन वो सब कुछ बनवाती हैं। आयुषी का भी डिस्चार्ज करवा लेती हैं वहाँ से। उसका बिल क्योंकि क्लियर हो गया था, वो वहाँ पर जाने के बाद ही उन्हें पता चल गया था कि किसी ने तो क्लियर कर दिया है। उन्हें लगा कि आयुष नहीं, क्रिश ने पहले ही सब कुछ क्लियर कर दिया होगा, उसके बाद ही यह हादसा हुआ है। देन उसे ले जाया जाता है। घर पे जाने के बाद जब आयुषी उसके डेड बॉडी को ऐसे पड़े हुए देखती है, तब वो अपने बच्चे को उसके पास लेके जाती है। उसका फेस जो है वो सफ़ेद पड़ गया था, पेल हो गया था, क्योंकि लगभग एक दिन हो गया था उसके डेथ को। देन वो वहाँ पर जाने के बाद उसे गले लगा के ऐसे ही रोने लगती है और वो अपनी बेबी को उसे दिखाती है और बोलती है, तुम नहीं चाहते थे क्या ये तुम्हें पापा बोल के बुलाए? तुम तो हमेशा से चाहते थे ना, इसे तुम खुद अपने हाथों से बड़ा करो, तुम अपने हाथों से उसे चलना सिखाओ, बोलना सिखाओ। तुम उसे स्कूल ले जाना चाहते थे, बड़ा करना चाहते थे। हमारे कितने सारे सपने थे, तुम ऐसे नहीं छोड़ के जा सकते हो। और वैसे ही वो पागलों जैसे बिहेव करने लगती है और वो बार बार अपने बच्चे को दिखा के उसे उठाने की कोशिश कर रही थी। जैसे कोई डेथ हो जाता है उसके बाद कैसा माहौल बन जाता है, ऐसे ही माहौल बन रहा था एंड सभी लोग उसे एक एक करके देखने आ रहे थे। सुवर्णा भी वहाँ पर आती है और आने के बाद वो आयुषी को देख के चौंक जाती हैं, क्योंकि उसने पहले ही पूजा को भी देख रखा था, क्रिस को भी देख रखा था, बट कभी भी आयुषी को उन्होंने नहीं देखा क्योंकि वो हूबहू आयुष की तरह दिखती थी। इसका बैक स्टोरी मैं बता देती हूँ। वो दोनों ही जुड़वा भाई बहन हैं एंड उनके पेरेंट्स की डेथ होने के बाद उन दोनों को ही एक अनाथ आश्रम में ले जाया गया था एंड आयुष को एक कपल ने अडॉप्ट कर लिया।
बट आयशी को किसी ने भी अडॉप्ट नहीं किया था। वो अनाथ आश्रम में ही बड़ी हुई है और उसे पता है कि हाँ उसका एक भाई है, बट उन दोनों का एक दूसरे के साथ अभी कोई लिंक नहीं है। वो दोनों एक दूसरे को अभी नहीं पहचानते हैं। भी आयशी वो बैठी हुई थी और उसके पास उसका बेबी भी अभी नहीं था। वो वहीं पर बैठी हुई थी। वहाँ पर जो लोग आए हुए थे उन्होंने कहा था कि ऐसे बच्चे को ऐसे डेड बॉडी के सामने नहीं रखा जाता है। इसी वजह से वो लोग उसे दूसरी जगह लेके गए थे। आयशी जाने के लिए मना कर रही थी और वो वहीं पर ही बैठी हुई थी और बेबी अभी सो रहा था। उन्होंने अभी तक बच्चे को नहीं देखा था। वो उसके करीब जाती है और उसके फेस को ऐसे ही सहलाती है। वो उसे अपने बच्चे की तरह ही सहलाती है। ऐसा नहीं है कि किसी और मकसद से सहला रही है। वो जेन्युइनली सिंपैथी दिखाती है एंड उसका नाम पूछती है। वो अपना नाम बताती हैं और जब आयशी नाम वो सुनते हैं तब वो पूछते हैं क्या तुम्हारा कोई भाई भी है। ये सुन के आयशी जो अभी तक क्रिस के बॉडी की तरफ ही देख रही थी वो सुबर्णा की तरफ देखती है और वो पूछती है आपको कैसे पता। ये सुन के वो बोलती है कि एक्चुअली जिस कार के साथ तुम्हारे हस्बैंड का टक्कर हुआ था ना, उसमें तुम्हारी तरह दिखने वाला एक आदमी था जिसका नाम आयुष है। ये सुन के जैसे आयशी उसके पैरों के तले जमीन खिसक गई है एंड वो उसके आंखों से आंसू आने लगते हैं और वो पूछती है मतलब क्या वो मेरा भाई था। ये सुन के जो है वो बोलती है कि मुझे सच में नहीं पता, बट उस लड़के का नाम आयुष था और वो तुम्हारी तरह दिखता था। और तुम्हें क्या याद है सच में तुम्हारा कोई भाई भी था? क्योंकि मुझे जितना पता है कि वो अपने पेरेंट्स का अडॉप्टेड बेटा था, ना कि बायोलॉजिकल। ये सुन के वो बोलती हैं तो सच से वो मेरा ही भाई था और बचपन में हम दोनों ही अनाथ आश्रम में रहा करते थे। उसे तो अडॉप्ट कर लिया गया था पर मुझे किसी ने भी अडॉप्ट नहीं किया था और उसके बाद से मैं उससे कभी भी नहीं मिली। पर उसे काफ़ी ज़्यादा दुख हो रहा था और जैसे दुख से मिक्स होके अभी जो है उसके इमोशंस ही ख़त्म हो गए थे। और वो बोलती है उसकी तरफ, सुबर्णा की तरफ वापस से घूमती है और उसके आंखों में आँख डाल के वो बोलती है क्या मैं उससे मिल सकती हूँ। ये सुन के वो बोलती है ठीक है तुम मिल सकते हो, पर तुम्हें अभी जाना पड़ेगा क्योंकि उसका दाह संस्कार वो आज ही होने वाला है और थोड़ी देर में ही होने वाला है। अगर तुम चाहो तो मैं एक ही शमशान में इन दोनों का जो है। उसके बाद वो कुछ भी नहीं बोलती है क्योंकि वो इस सिचुएशन में और कुछ भी नहीं बोल सकती थी। ये सुन के आयशी बोलती है ठीक है तो फिर मैं उनसे मिल लूँगी। पर ये सुन के वो बोलती है पर शमशान में तो लड़कियों का जाना वर्जित होता है। ये सुन के वो बोलती है पर मैं जाऊँगी उन्हें देखने के लिए, मैं नहीं मानती ये सब कुछ। देन उन दोनों को ही एक ही शमशान में लाया गया था। आयुष का सोल तभी भी वहाँ पर था। दोनों का दाह संस्कार भी हो जाता है पर आयुष वो यही चिंता में था कि उसकी जो है सोल मतलब उसे मुक्ति क्यों नहीं मिली, वो यहाँ से क्यों नहीं गया, अभी तक क्यों धरती पे वो रुका हुआ है। क्योंकि दाह संस्कार होने के बाद भी उसकी आत्मा ऐसे भटकती रहना, उसे समझ में आ गया था कि उसकी डेथ वो नेचुरल नहीं थी, ना ही वो एक्सीडेंट था। उसकी मौत की वजह कोई इंसान है, मतलब उसकी हत्या हुई है। उसके बाद जो है वो आयशी को देखता है एंड आयशी वो पहले आयुष के डेड बॉडी की तरफ ही देख रही थी, बट अचानक से आयुष की सोल की तरफ उसकी नज़र जाती है एंड वो आयुष को देख पा रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसे उसका डेड बॉडी यहाँ पर, मतलब वो जो बॉडी था वो यहाँ पर जल रहा है और वो वहाँ पर कैसे खड़ा हो सकता है। देन वो वहाँ पर कुछ भी नहीं बोलती और वो खुद का ये हेलुसिनेशन मान लेती है। देन अपने घर आ जाती है पर आयुष, उसकी सोल तभी भी उसका पीछा करते करते आयुषी के घर तक चला आया था। सिड वहाँ पर नहीं गया हुआ था क्योंकि वो अभी भी हॉस्पिटल में था एंड वो खुद को नहीं संभाल पा रहा था। हम देखते हैं आयुषी के घर में आयुष की सोल उसके साथ ही चली गई थी, मतलब आयुषी के साथ। वो जब कोई भी नहीं था और आयुषी अपने बेबी को जो है, वो एक बेबी बॉय था, उसका अभी तक नामकरण नहीं किया गया था और वो ब्रेस्ट फीड करवा रही थी और आयुष वहाँ पर ही बैठा हुआ था एंड आयुषी की फेस की तरफ ही देख रहा था। आयुषी भी उसी की तरफ देख रही थी बट उसे अभी भी लग रहा था कि वो हेलुसिनेट कर रही है। आयुष इधर उधर देखता है, उसके बाद वो बोलता है, मतलब अपनी तरफ फिंगर पॉइंट करते हुए बोलता है, क्या तुम मुझे देख पा रही हो? आयुषी
ऐसे करके फेक स्माइल करते हुए बोलती हैं। मुझे तब ये सुनाई भी देने लग गया। ये सुन के आयुष जो बैठा हुआ था काउच पे वो खड़ा हो जाता है और बोलता है, तुम मुझे सुन भी पा रहे हो? आयुषी फिर से बोलती है खुद से कि पर मुझे तो आयुष का जो वॉइस होता है वो भी नहीं पता कि कैसा है, बट फिर भी ये मुझे सुनाई कैसे दे सकता है। आयुष वो उसके पास जाता है एंड हाथ को जैसे हिला के बोलते हैं कि हाँ मैं इधर हूँ, देखो इस तरफ। ऐसे ही उसके व्यू को जो है डिस्ट्रैक्ट करते हुए वो बोलता है, मैं यहीं पर खड़ा हुआ हूँ, तुम देख पा रहे हो मुझे, सुन भी पा रहे हो मुझे? आयुषी वो बोलती है खुद से ही कि अब ये मुझे पूछ भी रहा है कि मैं इसे देख पा रही हूँ या फिर नहीं। और वो अपने बेबी को बोलती है, देखो ना, मैं अपने भाई को इतना ज़्यादा मिस करने लग गई कि अब ये मुझे दिखाई भी देने लग गया और अब सुनाई भी दे रहा है। बेबी वो भी आयुष की तरफ देख के स्माइल करती है एंड हाथ बढ़ाती है। ये देख के आयुष वो अपना उंगली देता है, बट वो बच्चा टच भी कर पा रहा था। ये देख के आयुष और आयुषी दोनों ही हैरान होते हैं और एक दूसरे की तरफ देखते हैं। आयुष वो बोलता है, पर ये मुझे छू कैसे पा रहा है? देन वो आयुषी की तरफ जो है हाथ बढ़ाता है एंड उसे छूने की कोशिश करता है और आयुषी को भी उसका टच महसूस हो रहा था। ये देख के आयुषी वो बोलती है, ये कैसे हो सकता है? मैंने खुद उसके बाद उसकी जो है आवाज़ वो बंद हो गई थी। ये जो है रिएक्ट कर रही थी, इसी वजह से आयुषी की जो सासू माँ है वो उनकी तरफ भाग के आती है और वो बोलती है, बच्चा तुम ठीक तो हो ना? एंड उसको जो है कंसोल करने लगती है। उसे आयुष ना ही दिखाई दे रहा था, ना ही वो टच कर पा रही थी, ना ही सुन पा रही थी। वो जो है वो बोलती है, क्या हो गया बच्चा, तुम ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हो? मुझे पता है कि ये तुम्हारे लिए काफ़ी हार्ड है, एक ही दिन में अपने हस्बैंड और अपने भाई को खोना। देन वो हक करके उसे कंसोल कर रही थी। वे भी तभी भी जो है उसके एक साइड में था और उन्होंने आधे जो है बैक नहीं, मतलब हाफ हक किया था, बस एक हाथ से उसकी पीठ को ऐसे सहला रही थी और दूसरी साइड बेबी था कि तो वो ऐसे चाप के मर नहीं जाएगा। और वो बेबी तभी भी कंटिन्यूसली आयुष की तरफ ही देख रहा था एंड वो जो आयुषी है वो भी देखे जा रही थी हैरान होके एंड उसकी आवाज़ वो अटक गई थी। और आयुष वो बैठ जाता है और ऐसे अपने हाथ को बांधते हुए बोलता है, मुझे पता है तुम क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो, तुमने देखा मेरी बॉडी ऐसे जलती हुई और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ? सच बोलो तो मुझे भी नहीं पता। आयुषी वो बोलती है, माँ मैं ठीक हूँ, आप जाइए अपने काम करिए। देन उसकी माँ वो बोलती है, देखो बेटा मुझे पता है तुम अभी काफ़ी परेशान हो, बट कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बताना, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगी। देन वो वहाँ से चली जाती है एंड बाहर जाके वो रोने लगती है कि उसके बेटे के साथ ये सब कुछ हो गया, अब उसकी बहू भी ऐसे पागल जैसी हरकतें कर रही है, वो कैसे संभालेगी? और अभी तो एक बच्चा भी है उसके हाथ में, सॉरी मतलब गोद में, और वो अकेले में ही अपने बेटे को मिस करते हुए रोने लगती है। आयुषी हैरान होते हुए आयुष की तरफ देख रही थी और आयुष बोलता है, मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता मैं ऐसे कैसे और मैं तुम्हें टच कैसे कर पा रहा हूँ, क्योंकि ये आंटी जो थी वो तो मुझे नहीं देख पा रही थी, ना ही टच कर पा रही थी, तो तुम और तुम्हारा ये बेबी वो कैसे हो सकता है? और क्या ये सच है कि तुम मेरी वही बहन हो? आयुषी वो बोलती है, अच्छा अगर नहीं हूँ तो मुझे कैसे ये सब कुछ याद है? मेरा भी तो एक भाई था जो हूबहू मेरे जैसा ही दिखता था और हम दोनों जुड़वा थे और बिछड़ गए थे, उसे अडॉप्ट किया गया था जैसे कि तुम्हें किया गया था। ये सुन के आयुष बोलते हैं, मतलब सच में हम दोनों भाई बहन हैं? और क्या यही वजह है कि तुम मुझे देख पा रहे हो? आयुषी वो बोलती है, मुझे सच में नहीं पता। दिन वो अपना हाथ बढ़ाती है एंड आयुष को टच करने की कोशिश करती है, बट वो आयुष को टच नहीं कर पा रही थी। आयुष वो खड़ा होता है एंड आयुषी के सिर को ऐसे सहलाता है और आयुष आयुषी को टच कर पा रहा था, बट आयुषी आयुष को टच नहीं कर पा रहा था। और वो बेबी वो आयुष को टच कर पा रहा था, पता नहीं कैसे। इसके पीछे क्या साइंस है, क्या लॉजिक है, नहीं पूछना, ओके? ये बस स्टोरी का डिमांड है, इसी वजह से कर रही हूँ मैं। लॉजिक यही है कि वो तीनों ब्लड रिलेटेड है, ओके? कहानी को आगे बढ़ाते हैं। आयुष ऐसे आयुषी के सिर को पैट पैट करके वो वहाँ से गायब हो जाता है एंड सिड के पास चला जाता है, जहाँ पर सिड वो बेहोश पड़ा हुआ था उसी के कमरे में, मतलब ये सिड का ही कमरा था। और वहाँ पर आयुष और सिड के बहुत सारे पिक्चर्स भी लगे हुए थे। मुझे पता है तुम्हें जानना है ना कि सिड ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहा, जैसे कि उसकी बीवी मार दी किसी ने, तो हम बताते हैं। ये दोनों फैमिली फ्रेंड्स के, मतलब इनके फैमिली जो है फैमिली फ्रेंड्स थे, आयुष की फैमिली भी और सिड की फैमिली भी। तो वो दोनों बचपन से ही एक दूसरे को जानते थे। जब आयुष 6 साल का था तभी उसे अडॉप्ट किया गया था, बट जब वो 10 साल का हुआ तब उसके अडॉप्टिव पेरेंट्स ने
पेरेंट्स का खुद का एक बेटी हुआ, मतलब हुई, थोड़ा बहुत इधर उधर निकल जाता है, तुम सुधार देना। ओके, कमेंट तो वहाँ पर पड़ा ही हुआ है, ऑफ नहीं करती मैं, तुम लोग ही कमेंट नहीं करते हो, 0 कमेंट्स रहता है, कर दिया करो कमेंट। ओके, ऐसे ही दोनों एक दूसरे को बचपन से ही जानते थे। वो दोनों की बिल्कुल भी नहीं बनती थी, वो एक दूसरे की दुश्मन जैसे थे। पर जब आयुष की बहन पैदा हुई तब उसके पेरेंट्स आयुष को और पहले की तरह प्यार नहीं करते थे। पहले 4 साल बहुत प्यार किया, उनके खुद के बच्चे नहीं थे इसी वजह से, बट आफ्टर उनकी खुद की बेटी हुई उसके बाद से वो इग्नोर करना स्टार्ट कर दिए। ऐसा नहीं था कि उसे कुछ नहीं दिया जा रहा था, उसे सब कुछ ही दिया जा रहा था, उसको जो भी नीड था सभी प्रोवाइड किया जा रहा था, बट वो प्यार उसे नहीं मिल रहा था। वो अपनापन जो उसे पहले 4 साल मिली वो उसे नहीं मिल रहा था। अब वो आयशी को भी मिस करता था, बट सिड यहाँ पर उसका सहारा बना। जब उसे मतलब ये सब नोटिस किया कि उसकी फैमिली से इग्नोर कर रही है, उसके बाद से वो उसके क्लोज रहने लगा। धीरे धीरे वो दोनों काफ़ी क्लोज हो गए एंड ऐसे ही सेम ही स्कूल में पढ़ते थे, वो बचपन से ही सेम ही स्कूल में थे। और ये सब कुछ जो हुआ उसके बाद वो लोग सेम ही हाई स्कूल में गए एंड दोनों एक ही हाई स्कूल में गए थे। वो भी बोर्डिंग स्कूल था, हॉस्टल था, वहाँ पर दोनों सेम ही रूम पे रहते थे, दोनों रूममेट थे बचपन से ही, मतलब जब लोग वो दोनों 11 साल के थे तभी से। उसके बाद कॉलेज के वक्त उन दोनों को ये रियलाइज़ हुआ कि वो दोनों एक दूसरे के लिए फीलिंग रखते हैं और ऐसे ही उनका रिलेशनशिप स्टार्ट हो गया था सेकेंड ईयर के टाइम से ही। उसके बाद जब उनका कॉलेज ख़त्म हुआ, आफ्टर दैट आयुष और सिड उन दोनों ने ही डिसाइड किया अपने अपने रिलेशनशिप के बारे में अपनी फैमिली को बताने के लिए। पहले आयुष गया अपनी फैमिली को अपने रिलेशनशिप के बारे में बताने के लिए, बट जब उनको पता चला कि वो एक लड़के के साथ रिलेशनशिप में रहना चाहता है, उसके बाद उन लोगों ने साफ साफ उसे बोल दिया कि वो उसकी फैमिली नहीं है अब से एंड घर से निकल जाए वो लोग। और वैसे भी आयुष को इतना ज़्यादा लगाव नहीं था तो आयुष घर से निकल जाता है। वो एक जॉब कर रहा था, मतलब इंटर्नशिप उसकी लग गई थी, इसी वजह से उसको इतना भी ज़्यादा टेंशन नहीं था, उसको महीने में सैलरी भी मिल रही थी, वो अपने आप ही अपना खर्चा उठा सकता था। और अब वो डिपेंडेंट भी नहीं था, वो स्कूल टाइम से ही मतलब 14 के एज को पार करने के बाद ही ऐसे पार्ट टाइम जॉब्स ही करता था और अपनी फैमिली से अपना डिपेंडेंसी बचपन से ही कम करे जा रहा था वो, बट फुल्ली इंडिपेंडेंट नहीं था। और अब से वो फुल्ली इंडिपेंडेंट था। बट जब सिड के घर में वो ये सब के बारे में बताने के लिए गए तब सिड के फैमिली में उसके पापा की बिल्कुल भी नहीं चलती। उसकी माँ वो बात बात पे उनकी इंसल्ट करती है और उनका नाम है आनंद, बट वो हमेशा दुखी रहते हैं। सॉरी, मतलब नाम का उलट हो गया, कोई बात नहीं, कहानी को कंटिन्यू करते हैं। वो जो है उसकी माँ वो उसके पापा जो थे सिड के, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था, बट सुवर्णा उन्होंने एक्सेप्ट करने का एक्टिंग किया एंड उन्होंने उनको परमिशन दे दिया साथ में रहने का। वो दोनों साथ ही में रह रहे थे और सिड को उन्होंने खुद की कंपनी ज्वाइन करने के लिए मना लिया, इसके बदले में कि वो लोग एक्सेप्ट तो कर लेंगे बट उसे कंपनी ज्वाइन करनी पड़ेगी। तो धीरे धीरे वो काम सीख रहा था। ऐसे ही 1 साल बीत जाता है और 1 साल बाद सिड को बाहर जाना पड़ता है और वो लगभग 1 हफ्ते के लिए बाहर जाता है। और ये वही वीक था जब उन दोनों की ऐसे एक्सीडेंट हुआ था और तब सिड वो घर से बाहर था एंड वो बातें करके जा रहा था। तब आयुष अकेला था, इसी का फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने मतलब सुवर्णा ने क्रिस के हाथों करवाना तो चाहता, बट खुद ही अपने हाथ बंदे किए। ऐसा उनका सोचना था, हमारा नहीं, पर उसकी सोल तो वो तो अभी भी वहीं पर ही मौजूद थी। अब आगे की कहानी हम नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे, ये काफ़ी लंबा पार्ट है। आई होप आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो ज़रूर से लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना और कमेंट कर देना स्टोरी के बारे में ही, तुम्हें कौन सा पार्ट ज़्यादा अच्छा लग रहा है, कि क्या मुझे कैसे कंटिन्यू करना चाहिए, वो भी तुम कमेंट में बता सकते हो। अभी भी नहीं बनाया है, शायद से मैं आइडिया चेंज कर लूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।